बीए पार्ट सेकंड मानव एवं आर्थिक भूगोल के पेपर के अंतर्गत यूनिट प्रथम में फ्रांसीसी विद्वान बिडाल डी लाप्लास और जीन ब्रूनस के योगदान को सिलेबस में रखा गया है। अतः आज हम इन दोनों विद्वानों बिडाल डी लाप्लास और जीन ब्रूनस का मानव भूगोल में क्या योगदान रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के विकास और अध्ययन में फ्रांसीसी विद्वानों का प्रमुख स्थान है। फ्रांसीसी विद्वानों ने मानव भूगोल के अनावश्यक वर्गीकरण और रहस्यात्मक विभजन किए बिना ही मानव भूगोल को एक इकाई के रूप में विकसित किया है। फ्रांसीसी भूगोलविदों की आरंभिक शिक्षा प्राय इतिहास में हुई थी, इसलिए उन्होंने मानव द्वारा विकल्प की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उनका मत है कि भूमि पर जो विभिन्न प्रकार की मानव क्रियाएं देखी जाती है, वे प्राकृतिक शक्तियों के घेरे में मानवीय सूझ और गति का परिणाम है। वे इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक वातावरण मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की परिधि सुनिश्चित करता है, किंतु वे इस परिधि की अपेक्षा मानव क्रिया के क्षेत्र पर अधिक बल देते हैं। फेब्रे ने इस दृष्टिकोण को संभववाद की संज्ञा दी है। मानव भूगोल में बिडाल डी लाप्लास का क्या योगदान है, इसकी हम चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर ब्लास ने मानव भूगोल के क्षेत्र में अनेक अविस्मरणीय योगदान दिया है। उन्होंने मानव भूगोल की एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान कर उसे एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। प्रोफेसर ब्लास को मानव भूगोल की विचारधारा संभववाद का जन्मदाता माना जाता है। ब्लास सन 1899 में पेरिस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, जहां उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन, लेखन और निर्देशन का कार्य किया। उन्होंने अनेक शिष्यों के सहयोग से फ्रांस के प्रादेशिक भूगोल पर पुस्तकों की रचना की, जिनमें मानव पर भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट किया। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, जो मानव भूगोल की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसका प्रकाशन ब्लास के मरने के उपरांत 1923 में हुआ। इस पुस्तक में ब्लास ने भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया है, जिसमें भौगोलिक एकता, वातावरण के तत्व तथा वातावरण मानवीय क्रियाओं के प्रवाह का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में विभिन्न वातावरणों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व और प्रवास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। द्वितीय भाग में मानव द्वारा वातावरण के विकास की विधियां और मानवीय संस्कृतियों का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। तृतीय भाग में परिवहन और संचार के साधनों का महत्व स्पष्ट किया गया है। ब्लास ने भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नंबर 1, पार्थिव दृश्यों की एकता, जिसका आशय यह है कि भौतिक कारक पारस्परिक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित होते हैं। नंबर 2, दृश्यों का परिवर्तनशील और उनका परिवर्तन, जैसा कि विश्व के विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में देखा जाता है। नंबर 3, भूगोल का संबंध भूपृष्ठ पर होने वाले सभी दृश्यों से होता है। नंबर 3, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और रहस्यों को समझना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति क्षेत्र और उसमें रहने वाले मानव का अनुकूलन। नंबर 5, दृश्यों के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। नंबर 6, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को जानना आवश्यक है।
विस्तृत रूप से ब्लास ने भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में उन संपूर्ण दृश्यों को सम्मिलित किया है जो कि ठोस, द्रव तथा गैसीय कटिबंधों से हमारे नक्षत्र का निर्माण करते हैं। इन दृश्यों का अध्ययन स्थिति एवं वितरण के संदर्भ में प्रादेशिक आधार पर किया गया है। किसी भी तथ्य को तब तक पूरी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनके अतीत के विज्ञान का ज्ञान न हो। इन्होंने कहा कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है, अतः संपूर्ण मानवीय तथ्यों को वातावरण जनित नियंत्रण द्वारा ही व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्रियाएं अथवा उनका प्रतिफल कौशल, विकास की गतिविधि तथा सामाजिक विरासत द्वारा निरूपित होती है। भूगोल मानव को एक सामान्य कोष प्रदान करता है जो प्रकृति ने उसके सम्मुख प्रस्तुत किया है। ब्लास महोदय मानव भूगोल में विश्वास करते थे और जीवन भर मानव भूगोल पर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे और इस सिद्धांत को उन्होंने भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च लक्ष्य माना था, किंतु साथ ही वे मानव को भी महत्व देते थे। वह मानव को एक भौगोलिक घटक मानते थे जो क्रियाशील और निष्क्रिय दोनों ही है। ब्लास की मान्यता थी कि वातावरण कई संभावनाओं को प्रस्तुत करता है जिनका समुचित लाभ एवं उपयोगिता मानवीय चयन पर आधारित है। मानव के सम्मुख अनेक संभावनाएं विद्यमान है, वह उनका स्वामी है, अतः वह उनकी संपूर्ण उपयोगिता के संबंध में निश्चय कर भौतिक वातावरण में अपनी क्रियाओं द्वारा परिवर्तन कर सकता है। अर्थात ब्लास ने वातावरण एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए वातावरण संबंधी नियतिवाद की धारणा के विरुद्ध संभववाद की धारणा प्रस्तुत की, जिसका पूर्ण विकास एवं विवेचन करते हुए इन्होंने मानव भूगोल पर विशेष जोर दिया है। उसके बाद में दूसरे भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र में विशेष काम किया है, जीन ब्रुन्स ने अपने गुरु ब्लास की संभावनाओं की विचारधारा को न केवल उसकी व्याख्या की वरन उसे वैज्ञानिक आधार पर स्थापित भी किया। वे पेरिस के कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन्होंने आवास योग्य विश्व के धरातल पर मानवीय चिन्ह को अधिक महत्व प्रदान किया। उनका कथन है कि प्राकृतिक दूतों की निर्बाध शक्ति केवल भौतिक विश्व में ही शक्तिमान होती है। मानव भूगोल समझौते तथा सामंजस्य का क्षेत्र है। इनका कहना है कि मानव भूगोल समझौते तथा सामंजस्य का क्षेत्र है। पृथ्वी पर मानव जाति के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय उन सामान्य नियमों और आधारभूत दशाओं के जो परिधि का निर्धारण करती है, जिसके उपरांत कोई भी जीव नहीं है। और यदि मानव अक्षांशों, ऊंचाई और गहराई संबंधी परिधियों के पीछे धकेल नहीं सकता तो वह उसमें कम से कम कुछ परिवर्तन तो कर सकता है। उनकी मान्यता थी कि मानव अपने वातावरण को चुपचाप सहन नहीं करता वरन उसमें परिवर्तन करने में सतत सक्रियशील रहता है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ परिधि निर्धारित की जाती है। मानव यद्यपि इस परिधि का पूर्ण उल्लंघन तो नहीं कर सकता किंतु उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ब्रुन्स ने इसी कारण मानव भूगोल को मानव की भौतिक प्राप्ति का भूगोल माना है। ब्रुन्स महोदय ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल जो 1910 में प्रकाशित हुई थी में कई बार संशोधन और परिवर्तन किया है। इन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत तथा परिवर्तन के सिद्धांत को मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत माना है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में जनसंख्या के वितरण तथा मानव निवास के विभिन्न प्रकारों की विशद विवेचना की है, विशेषकर मकानों के विभिन्न रूपों, गांवों और नगरों के स्थानों, उनकी आकृति एवं विकास के संदर्भ में अनेक वर्णन करते हुए मानव के महत्व को प्रकाशित किया है। ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन वर्गों और 6 प्रकारों में बांटते हुए मानवीय क्रियाओं का प्रभाव वातावरण पर अंकित किया है। ब्रुन्स ने अनिवार्य आवश्यकताओं को निम्न 3 वर्गों में बांटा है।
नंबर 1, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग जो मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। नंबर 2, वनस्पति एवं पशु जगत पर मानव की विजय अर्थात कृषि और पशुपालन। तीसरा, विध्वंसात्मक आर्थिक क्रियाएं, मिट्टी का विनाशकारी उपयोग, पौधों और पशुओं का विनाश तथा खनिज पदार्थों का शोषण। यह उल्लेखनीय है कि इन तथ्यों का तब तक अध्ययन संभव नहीं है जब तक कि क्षेत्र के साथ इनका संबंध स्थापित न किया जाए। क्षेत्रीय अध्ययन में सामाजिक वर्गों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, उत्पादन, परिवहन, वितरण, सीमाएं, सामाजिक समुदाय, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषा, शासन, संगठन में नैतिकता के तथ्यों को सम्मिलित किया है। ब्रून्स ने अपनी पुस्तक सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं के अंतर्गत मानव भूगोल की परिधि पर प्रकाश डालते हुए यथार्थ विभाजन दिया है तथा विज्ञान को उचित स्थान प्रदान किया है। उन्होंने वनस्पति परिस्थिति के सिद्धांत को लागू किया, जिसका आशय उस अध्ययन से है जो पौधों के समूह एवं किस्में एक विशेष प्रकार के वातावरण से संबंध होता है, जिसमें पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं। पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्होंने कुछ सीमा तक अपने विशेष वातावरण को भी परिवर्तित किया है। यदि ऐसा ही सिद्धांत मानव समुदाय तथा समाज पर लागू किया जाए तो यह बताना संभव होगा कि समुदाय में कहाँ सामंजस्य बना रहता है तथा उसमें थोड़ा रूपांतरित करने पर वे प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार सफल होते हैं। ब्रून्स ने इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, कानून तथा राजस्व के क्षेत्र में विशेषण करते हुए मानव भूगोल में इसका समावेश किया है, जिसको वह फ्रांस और स्विट्जरलैंड में लगातार अपने व्याख्यानों में और अपने अध्ययनों में पढ़ाता रहा है। इन्होंने दूसरे अपने शिष्यों और दूसरे जो भूगोलवेत्ता हैं उनके लेखन और पुस्तक लेखन में भी सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार मानव भूगोल में जो फ्रांस का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी वजह से मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया, इसमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का विशेष योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से वाल्टर डी लाप्लास और जीन ब्रून्स जैसे विद्वानों का मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।